चलो भाई, लेट्स रिवाइज यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। यूनिट नंबर 3 थोड़ा लंबा है और ये काफ़ी टॉपिक्स से डील करेगा। फॉर एग्जांपल जो हमने एसेंशियल्स पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो पहला एसेंशियल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स वाज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, देन फ्री कंसेंट, देन लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, एंड देन वॉइड अग्रीमेंट्स। ये 4 मेजर टॉपिक्स इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस यूनिट में कवर होने वाले। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एसेंशियल एज एन एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर एंटरिंग इनटू अ प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो ही हम बोलते हैं दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि the person should be of the age of majority. The person should not be a minor. दूसरा पॉइंट आता है that the person should not be of an unsound mind, यानी कि the person should be of sound mind for the purpose of entering into a valid contract. And तीसरा, the person should not be disqualified by any law. ये 3 मेजर पॉइंट्स जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि yes, the party has a capacity to contract. तो इसमें आपके चैप्टर में सेक्शन नंबर 10 में पहले उन्होंने वही रिवाइज करा है। इसी चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट यूनिट था, उसमें सेक्शन नंबर 10 में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे दिए थे। एंड वही पहले उन्होंने फिर से गिनवाए हैं जो 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कवर होने वाली हैं इस चैप्टर में, which is competent to contract, free consent, lawful consideration, lawful object, and not expressly declared to be void by law. Capacity to contract का मतलब क्या बोल रहा है? Capacity refers to the competence of the parties to make a contract. It is one of the essential elements to form a valid contract. Who is competent to contract? Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, who is of sound mind, and who is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. एज ऑफ मेजॉरिटी ऑब्वियसली इंडिया में क्या ली जाती है? सबसे पहले वही एज ऑफ मेजॉरिटी वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी इंडिया में क्या ली जाती है? दैट इफ समवन हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years, then we say that the person is a major, that person is of the age of majority. तो अगर 18 साल से कम का कोई पर्सन है तो वो क्या माना जाएगा? माइनर। एंड माइनर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं। सो एज ऑफ मेजॉरिटी वाले पॉइंट में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से व्हेन अ पर्सन इज कंप्लीटेड द 18 years of age, then we call that person to be of the age of majority. So the age of majority being 18 years, a person less than that age even by a day would be minor for the purpose of contracting. अब अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी क्या लीगल पोजीशन है पहले वो देख लेते हैं। अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन दोनों में से कोई एक क्या है? माइनर अगर है, यानी कि दैट द वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 years yet, then we say that a contract being done is void ab initio. ये कहां से निकल के आया ये लॉ दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज void ab initio? एंड एक तो बाय द वे void ab initio का मतलब है void right from the beginning, void from the beginning itself, कभी भी वैलिड नहीं था ना होगा। तो ये कौन से केस से निकल के आया था भाई? माइनॉरिटी और ये एज ऑफ मेजॉरिटी एंड द फैक्ट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये वाला लॉ कहां से निकल के आया? फ्रॉम द केस मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। दिस केस ईयर आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, आप करना है आप याद कर सकते हो, 1903 का केस है। सो इसमें क्या हुआ था? अ माइनर बोरोड 20,000 फ्रॉम बी एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर। कोई तो मतलब अगर ये ए है एंड ये बी है, ए ने बी से ₹20,000 बोरो किए एंड बदले में ए ने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, मॉर्गेज करवा दी बी के पास। कुछ महीनों बाद और ए यूज्ड टू बी माइनर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज डन। सो कुछ समय बाद, कुछ मंथ्स बाद वो मेजर हो गया एंड देन ही फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट द मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी शुड बी डिक्लेयर्ड एज void and that should be cancelled. It was held that the mortgage by the minor was void and B was not entitled to repayment of money. Further, the money lender's request for repayment of money advance to the minor as part of the consideration for mortgage was also not accepted. क्यों भाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बोल दिया गया ये तो void ab initio था, तो इसीलिए बेचारे को पैसे भी अपने वापस नहीं मिले। किसको? बी को अपने पैसे वापस नहीं मिले। आगे, इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 दैट अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। वॉइड एब इनिशियो का मतलब ही क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड।
नेक्स्ट पॉइंट, आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है माइनर्स के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रैटिफाई नहीं किया जाता बाय द माइनर इवन व्हेन द माइनर ग्रोज अप टू बिकम अ मेजर और रादर व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 18, तब वो ऐसा नहीं बोल सकता। जैसे मान लो अगर कोई था मिस्टर ए ने जब वो 15 साल का था तब कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो 15 साल का था तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन मान लो जब मिस्टर ए 18 ईयर्स के हो गए तो वो सोच रहे हैं कि यार जब मैं 15 साल का था तब कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज मैं उसको अपना लेता हूं, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर देता हूं। ऐसा कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। जब वो बड़ा हो जाएगा, पुराने जब भी वो माइनर था तब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उनको वो बड़ा होकर अपना नहीं सकता, वैलिड नहीं बोल सकता बाद में। शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड थे और हमेशा वॉइड ही रहेंगे। और माइनर कैन नॉट रैटिफाई द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एज द ओरिजिनल अग्रीमेंट इटसेल्फ वाज वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइड अग्रीमेंट कैन नेवर बी रैटिफाइड। ओके, ये एग्जाम्पल इसका है, ये आप एक बार देख लेना। आगे, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस कंसेप्ट का क्या मतलब निकल के आता है? दैट एज पर ऊपर धर्मदास घोष वाले केस में भी ओवरऑल जनरली जब भी कोई माइनर दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर कर भी रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में माइनर को कुछ सफर करना पड़ेगा, कोई लॉस, कोई डेट्रीमेंट, कोई पैसा देना पड़ेगा, वो तो उसको उससे तो प्रोटेक्शन मिली हुई है माइनर को, दैट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइड माइनर द अमाउंट ऑफ मनी और वट एवर बेनिफिट ही हैज डिराइव्ड दैट कांट बी डिमांडेड बैक फ्रॉम हिम। तो माइनर को वो लौटाने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर माइनर को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कुछ किसी से मिलना है, किसी मेजर पर्सन या किसी दूसरे इंसान से कुछ मिलना है, क्या वो राइट भी उसका गुम हो जाता है? द आंसर इज नो, दैट राइट रिमेन्स विद द माइनर ओनली। So, though a minor is not competent to contract, nothing in the Contract Act prevents the minor from making other party bound to him. So, thus a promissory note duly executed in the favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit. तो क्योंकि लॉ माइनर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, इसलिए जहां जहां माइनर को डेट्रीमेंट होने वाला है वहां तो बचा लेता है, लेकिन जहां माइनर को कुछ बेनिफिट मिलना है उसके लिए द माइनर कैन सू द थर्ड पार्टी बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट। A minor cannot become a partner। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट में भी एक सेक्शन 30 हमने पढ़ा था कि माइनर कैन नॉट बिकम अ प्रॉपर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, a mortgage was executed in the favor of a minor held he can get a decree for the enforcement of the mortgage। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऊपर जो मोहरी बीवी वाला केस था उसमें अगर आप दोनों पार्टीज के रोल्स बदल दो, अगर आप माइनर को वो पर्सन बना दो जो मनी लेंडर था, उसको पैसा वापस मिल जाएगा इवन दो द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। नेक्स्ट, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इसका मतलब यह है कि अगर गलत तरीके से अपनी एज ज्यादा बताकर कोई माइनर किसी दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड बाद में लेकिन वो डर जाए और कोर्ट के सामने फिर वो बोले कि नहीं नहीं मैं तो माइनर था, मैंने तो जानबूझ के बोला था कि मेरी एज ज्यादा है, तो क्या ये बात उसके अगेंस्ट जाएगी क्या कोर्ट में? द आंसर इज नो। लॉ इतना ज्यादा प्रोटेक्शन देता है माइनर को दैट ये बात बाद में उसके खिलाफ भी नहीं जाएगी। द फैक्ट दैट ही काइंड ऑफ lied about his age when he entered into contract with another person. So a minor can always plead minority and is not stopped from doing so even where he has taken any loan or entered into contract by falsely representing that he was a major. Rule of estoppel cannot be applied against a minor. It means he can be allowed to plead his minority in defense at any time. ये आप एग्जाम्पल इसका देख लेना। आगे अब एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स बीइंग वॉइड का। एक छोटा सा एक्सेप्शन है दैट what happens if the contract being entered into between minor on one hand, a major or another person on the other hand is कि माइनर को जो चीजें मिली उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में वो नेसेसरीज थी। नेसेसरीज का मतलब क्या है? नेसेसरीज का मतलब होता है, यहां नीचे लिखा है कि ऐसी चीज जो उसके स्टेशन इन लाइफ को, माइनर के उस स्टेटस जो है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करने में जो चीज जरूरी है उसके लिए, जो बेसिक नेसेसिटीज तो होती ही है, फूड, वाटर, शेल्टर, खाना पीना वगैरह ये सब तो होता ही है, ये इसके अलावा भी अगर और कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसके स्टेशन इन लाइफ, स्टेटस इन लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो चीज कहलाई जाती है नेसेसिटी या नेसेसरी। and a minor must not should also not have already sufficient supply of these necessaries। उसके पास already sufficient supply of these necessaries पहले से नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दो पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो अगर थर्ड पार्टी ने माइनर को ये कोई नेसेसिटीज की चीजें, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी थी एंड उसके लिए क्या वो माइनर को सू कर सकता है टू रिकवर दैट मच अमाउंट बैक from the minor? The answer is yes, minor can be sued for recovery of any kind of necessary supplied to him by a third party
पार्टी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इवन दो हमने पहले ही पढ़ लिया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो देखो वॉइड ही रहेगा, लेकिन अगर नेसेसरी सप्लाइड थी तो उनके लिए सू जरूर किया जा सकता है माइनर को फॉर रिकवरिंग देम। अच्छा, माइनर को भी ना वो अपनी पर्सनल लाइबिलिटी मानकर नहीं रीपे करना, माइनर नीड्स टू ओनली रीपे दैट मच अमाउंट विच ही कैन जनरेट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, ओनली फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। जितना उसके पास प्रॉपर्टी है उसको बेच के उसको उससे रिकवर करके जितना पैसा लौटा सकता है उतना ही हैज टू रिटर्न बैक टू द पर्सन फ्रॉम होम जिससे वो नेसेसरीज आई थी। तो ये कहां दिया है ये वाला एक्सेप्शन? ये सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। नेसेसरीज का मतलब हमें समझ आ गया। एक चीज और कह रहे हैं भाई कि नेसेसरीज मीन्स दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। नेसेसरीज एक्सटेंडेड टू ऑल सच थिंग्स एज रीजनेबल पर्सन्स वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू विच द इन्फेंट बिलोंग्स। एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरीज। द होल क्वेश्चन टर्न्स अपॉन द माइनर स्टेटस इन लाइफ, यूटिलिटी रादर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरियन। चलो नेक्स्ट पॉइंट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर नेक्स्ट इंपैक्ट क्या पड़ता है? नेक्स्ट इंपैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर गार्डियन कर रहा है माइनर के बिहाफ पे तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल माना जाएगा? कह रहे हैं भाई देखो माइनर्स अग्रीमेंट तो वॉइड माना जाता है, लेकिन हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द माइनर्स बिहाफ वेयर द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर ऑल्सो कैन एनफोर्स। तो अगर ए माइनर है, इसके बिहाफ पे इसके गार्डियन है, गार्डियन मिस्टर एक्स है, ए के गार्डियन कौन है? मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स अगर ए के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मिस्टर वाई के साथ, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय ए भी होगा? अब वो तभी एनफोर्सेबल बाय ए होगा अगर ओवरऑल वो कॉन्ट्रैक्ट ए के ही बेनिफिट के लिए एंटर इनटू किया गया था तो। But all the contracts made by a guardian on behalf of a minor are not valid. The guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property, but a contract entered into by a certified guardian of the minor with the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced by either party to the contract. देखो भाई यहाँ सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने बोला कि नॉर्मली अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू किया जा रहा है बाय द माइनर्स गार्डियन, तो वो यूजुअली तो एनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन एक सर्टिफाइड गार्डियन कोर्ट अपॉइंटेड जो होता है अगर माइनर का, तो अगर एक सर्टिफाइड गार्डियन कोर्ट के सैंक्शन के साथ माइनर की प्रॉपर्टी को बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द माइनर ऑल्सो एंड कैन बी एनफोर्स्ड बाय द अदर पार्टी, द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो। आगे नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर का अग्रीमेंट क्योंकि एब्सोल्युटली वॉइड होता है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन अग्रीमेंट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब व्हेन ए एंड बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और ए को अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है बी से, बी ने अगर ब्रीच किया है तो ए बी को सू करेगा कोर्ट में और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर मांगता है तो वो कोर्ट में जज साहब से क्या मांगेगा? दैट प्लीज यू पास एन ऑर्डर विच ऑर्डर्स बी टू स्पेसिफिकली परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मी। मतलब मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बोला था जो मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे वो स्पेसिफिकली वही चीज परफॉर्म चाहिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा ऑर्डर पास कीजिए। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? इट्स वन ऑफ द रेमेडीज ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट, no insolvency. A minor cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting debts and dues are payable from personal properties of minor and he shall never be held personally liable. तो इसलिए insolvency का तो सवाल ही नहीं उठता माइनर के केस में। पार्टनरशिप में हमने सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देख लिया जहां पर माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? दैट माइनर शैल ओनली पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड ही विल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस। माइनर कैन बी एन एजेंट, कह रहे हैं अगर एक मिस्टर ए है और ए वांट्स टू अपॉइंट बी, बी जो कि अगर माइनर है, बी एज हिज एजेंट, ए वांट्स टू बी द प्रिंसिपल, बी टू बी द एजेंट, तो क्या वो बी को प्रॉपर एज एन अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता है टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस? द आंसर इज यस, क्योंकि एक्चुअली में ना लाइबिलिटी एजेंट की तो होती ही नहीं है। लाइबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी एजेंट करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में अगर लाइबिलिटी अराइज होगी भी तो वो तो एक ही होगी, माइनर की लाइबिलिटी अराइज होगी नहीं। तो माइनर की जब लाइबिलिटी ही अराइज नहीं हो रही तो करने दो कॉन्ट्रैक्ट, क्या दिक्कत है? So a minor can act as an agent, but he will not be liable to his principal for his acts. A minor can draw, deliver and endorse negotiable instruments without himself being liable. Minor will not be liable. Okay.
ये आप एग्जाम्पल देख लेना। नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट और द गार्डियन। अगर देखो भाई कह रहे हैं अगर अथॉरिटी नहीं थी माइनर के पास अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने की, देन द इन्फेंट यानी कि द माइनर कैन नॉट is not capable of binding his parent or guardian even for necessaries. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for the parents. So कभी कभी क्या सवाल उठता है दिमाग में कि अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हम बाहर ये बोल दें कि माइनर ने पेरेंट या अपने गार्डियन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो माइनर को छोड़ो पेरेंट्स को पकड़ो, लेकिन ऐसे केस में पेरेंट्स या गार्डियंस क्या बोलेंगे कि भाई हमने थोड़ी बोला था अपने बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करने को, उसने खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट किया, और अगर उसने खुद ही से किया तो और वो माइनर था तो वो तो वॉइड ab initio है, और हमने उसको बोला ही नहीं था, हमने उसको एज अपना एजेंट अपॉइंट किया ही नहीं था, तो वाई शुड वी ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल? तो फिर पेरेंट्स एंड गार्डियंस विल ऑल्सो नॉट बी हेल्ड लाइबल अगर माइनर ने खुद से कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्चुअली में वॉइड ab initio है तो यही एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल भी प्लीज आप पढ़ लेना। आगे, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड एडल्ट, इस केस में क्या होगा? सो इन सच अ केस द एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। तो कह रहे हैं जहां पर मिस्टर एक्स है और ए है, मिस्टर एक्स तो मेजर है, ए जो है वो माइनर है, मिस्टर एक्स और ए साथ में कॉन्ट्रैक्ट एज वन पार्टी, दोनों एक साइड में एज वन पार्टी है एंड दूसरी साइड कोई और है, तो देन विल एक्स एंड ए बोथ बी लायबल और ओनली एक्स विल बी लायबल? तो कह रहे ओनली एक्स विल बी, ओनली द अडल्ट पर्सन विल बी लायबल, माइनर विल नॉट बी हेल्ड लायबल। केस सेन दास वर्सेस रामचंद का दिया, वेयर देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर्स, वन ऑफ देम वाज माइनर, इट वाज हेल्ड द वेंडर यानी कि द सेलर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर। नेक्स्ट, श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी का कंसेप्ट का मतलब ये होता है, आपको पहले भी बताया था, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में तीन पार्टीज होते हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब गारंटर भी होता है। तो ये अगर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज वन पार्टी ए, अनदर पार्टी बी, अनदर पार्टी सी। A lends money to C on the condition कि B जो है B guarantor बन जाए C का। So if C is the principal debtor, A is the lender या creditor, B क्या कहलाया? श्योरिटी। श्योरिटी को वर्ड का मतलब क्या हुआ? गारंटर। तो अगर C पैसा लौटाने में, C A का पैसा लौटाने में गलती करेगा तो कौन पे करेगा वो पैसा? C के बिहाफ पे ऐसी श्योरिटी दे देता है कौन? B विल बिकम द गारंटर। दिस इज कॉल्ड अ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। सो लिखा है दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर अ माइनर देन ही यानी कि द एडल्ट इज लायबल टू द थर्ड पार्टी एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी। तो एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स guaranteed for the purchase of mobile phone by Krish, a minor. In case of failure for the payment by Krish, Mr. X will be liable to make the payment. तो क्लियरली बोल दिया कि अगर ये जो मैंने एग्जाम्पल भी बनाया, अगर C प्रिंसिपल डेटर ही आपका क्या निकले? माइनर, लेकिन इसके बिहाफ पे किसने श्योरिटी दी थी? बी ने श्योरिटी दी थी। तो अगर माइनर पे करने में डिफॉल्ट करेगा तो फिर किसको पैसा पे करना ही पड़ेगा? गारंटर को पे करना ही पड़ेगा। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना। द गारंटर विल हैव टू पे अप इफ सी फेल्स टू मेक द पेमेंट। ये नहीं बोल सकता गारंटर कि अरे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, देखो सी तो माइनर था। ये वाली चीजें नहीं चलेंगी। ओके आगे, माइनर इज अ शेयर होल्डर। अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर द कंपनी कैन रिसेंड द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। तो कह रहे हैं भाई देखो, नॉर्मली तो माइनर एक किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता क्योंकि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं उसके पास। लेकिन गलती से अगर किसी कंपनी ने किसी माइनर को अपना शेयर होल्डर बना दिया बिकॉज मे बी उस माइनर ने अपनी एज छुपाई या फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया, तो जल्दी से कंपनी को रेमेडियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उस माइनर का नाम हटा के प्रॉपरली सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। कह रहे हैं बट अ माइनर में एक्टिंग थ्रू हिज लॉफुल गार्डियन में बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ फुली पेड शेयर्स टू हिम। कह रहे हैं लेकिन गार्डियन के बिहाफ पे माइनर को एज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स बनाया जा सकता है, जिसमें एक्चुअल ओनरशिप, रजिस्टर्ड ओनरशिप तो गार्डियन की होगी लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? माइनर होगा। ओके नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सो अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट्स ऑल्सो अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां का मतलब ये हुआ
एक्चुअली देखो, टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग होता है। टॉर्ट का सिंपली लीगल एक रेमेडी दी गई है इन केस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था मान लो दो लोगों के बीच, लेकिन दो लोगों की कुछ सामाजिक ड्यूटीज थी आपस में एक दूसरे के साथ डैमेज ना करने की, बुरा ना करने की। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए है, इनका घर यहां है, एंड मिस्टर बी का घर यहां है, और मिस्टर ए की कार यहां खड़ी थी, ये मिस्टर ए की अगर कार यहां खड़ी थी और मिस्टर बी के घर की दीवार गिर गई और मिस्टर ए की कार पे, तो मिस्टर बी के घर की दीवार गिर गई मिस्टर ए की कार पे, तो ऐसे में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं ए और बी के बीच कि आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका ब्रीच हुआ है, लेकिन नुकसान किसका हो गया? ए का नुकसान हो गया। तो ये किसको भरना पड़ सकता है? ए कैन सू बी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इस केस में, एंड ए कैन डिमांड सम कंपनसेशन फ्रॉम बी कि तुमने अपनी ड्यूटीज, जो सामाजिक ड्यूटीज होती हैं, वो ठीक से पूरी नहीं करी, तुमने सिविल रॉन्ग किया मेरे साथ, मेरा नुकसान करवा दिया क्योंकि तुम्हारे घर की दीवार मेरी गाड़ी पे गिर गई। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की हैपनिंग्स को लीगली जब आप कवर करना चाहते हो तो ये क्या लॉ लग सकता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केस में यही कह रहा है, वो पूछ रहा है भाई कि माइनर के पास कॉम्पिटेंसी तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने की, बट ऐसा टॉर्ट, ऐसा इसी केस में मान लो बी माइनर निकल गया, तो फिर अगर बी माइनर होता तो क्या इस केस में ए कुड हैव सूड बी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? तो वो कह रहे हैं वहां पर बी की लाइबिलिटी होती जहां पर ये पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी में ना अराइज हो जाए। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, प्योरली लॉ ऑफ टॉर्ट ही अगर लगाना चाह रहे हो तो यस, माइनर कैन बी हेल्ड लाइबल। Thus, where a minor borrowed a horse for riding, only he was held liable where he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. तो जैसे इस केस में क्या हुआ, माइनर ने हॉर्स बोरो किया और जिससे भी बोरो किया हॉर्स, जिसका भी बोरो किया, उसने, माइनर ने बोला हाँ हाँ मैं चलाऊंगा इस हॉर्स को, मैं बैठूंगा इसके पीछे। अब माइनर ने क्या अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, माइनर ने अपनी ड्यूटी का क्या ब्रीच किया, वो हॉर्स अपने अगले दोस्त को दे दिया, पर अगले दोस्त को देने की तो बात ही नहीं हुई थी हॉर्स को। तो यहाँ वो हॉर्स पागल हो गया और उसका फ्रेंड इंजर हो गया। तो अब ऐसे केस में हु विल बी हेल्ड लायबल? द माइनर विल बी हेल्ड लायबल। सिमिलरली अ माइनर वाज हेल्ड लायबल फॉर हिज फेलियर टू रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच ही हैड हायर्ड एंड देन पास्ड ऑन टू अ फ्रेंड। ये ऐसे इस तरीके की ड्यूटीज बोली हैं, सामाजिक ड्यूटीज बोली हैं, जो अगर तोड़ी जाती हैं तो वो द पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। यहां आपका कंप्लीट होता है कंसेप्ट ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर। चलो ना, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट अ पर्सन, इफ दैट पर्सन वांट्स टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एक तो माइनर नहीं होना था और क्या होना चाहिए था, उसको साउंड माइंड का होना चाहिए। और इसका ऑपोजिट वर्जन होगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसको अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। So, as per section 12 of Indian Contract Act, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon its interests. ये दो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं इस लाइन से कि एक तो क्या, कब माना जाएगा कि वो साउंड माइंड का है, when he is able to और he is capable of understanding it, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको वो समझ पा रहा है, and he is able to form a rational judgment as to its effects upon his interests, कि उस कॉन्ट्रैक्ट का उस इंसान के इंटरेस्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो उसके बारे में एक रैशनल जजमेंट भी बना पा रहा हो, तो हम बोलते हैं कि वो साउंड माइंड का है। तो a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. तो कोई इंसान कभी कभी तो ठीक रहता है लेकिन कभी कभी खराब भी उसका दिमाग चल रहा होता है, तो जब उसका दिमाग खराब चल रहा है, अनसाउंड माइंड का जब वो है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। जब साउंड माइंड का है तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। A person who is usually of sound mind, but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. तो वही बात दूसरे तरीके से इन्होंने सेकंड लाइन में बोली है। A patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may make contract during those intervals. A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment as to its effect upon his interests cannot contract while such delirium or drunkenness lasts. सो पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड का क्या पोजीशन होगा, अगर कोई पर्सन जब वो अनसाउंड माइंड का था उसने तब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कहलाएगा, अवॉइड एब इनिशियो। आगे बस इतना ही है, साउंड या अनसाउंड माइंड के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो इतने कम ही दिए हैं आपके स्टडी मटेरियल में। अगला
एक और क्या क्राइटेरिया था, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट साउंड माइंड का होना चाहिए पर्सन, ये पढ़ लिया। तीसरी बात, द फैक्ट दैट अ पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। सो इसके बारे में भी आपके स्टडी मटेरियल में ज्यादा दिया नहीं है कुछ। बिसाइड्स माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आल्सो शुड बी अदर पर्सन्स, द पर्सन शुड आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. The person should not be disqualified from contracting if they want to enter into a valid contract. So अगर वो disqualified from contracting है partially या wholly, so that the contracts by such person, तो अगर वो partially या wholly भी disqualified by law है तो वो contract void कहलाएगा. Incompetence to contract may arise from political status, corporate status, legal status, etc. Following persons fall in this category: foreign sovereigns, ambassadors, alien enemies, corporations, convicts, insolvents. बस इतना ही दिया है, 3 लाइन्स 4 लाइन्स दी हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो जब आपकी स्टडी मटेरियल में ही नहीं है तो उसके ऊपर सवाल आने का ज़्यादा कोई चांस है नहीं. नेक्स्ट, फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट, अब हम दूसरे मेजर एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं, विच इज इन रिलेशन टू फ्री कंसेंट. जो जब मैंने फर्स्ट चैप्टर का आपको जब पढ़ाया था, रिवीजन भी किया था, वहां पर ये बोला था कि द पर्सन, व्हेन दैट पर्सन इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो कंसेंट है फ्रीली होनी चाहिए. फ्री कंसेंट का मतलब क्या निकल के आता है, ये नीचे लिखी है फ्री कंसेंट का एक लाइन में मतलब, दैट 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. इसको हम और क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, कंसेंसस एड आइडम. कंसेंसस एड आइडम का सिंपली मतलब है टू पीपल आर सेड टू हैव अ फ्री कंसेंट व्हेन दे अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. अगर 2 लोग सेम थिंग इन द सेम सेंस के बारे में अग्री कर रहे हैं, तो यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट कोअर्जन नाम की चीज से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, एंड मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए. तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक में से अगर कुछ भी है, तो हम बोलते हैं कि फिर उसमें पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं है. अगर फ्री कंसेंट ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं होगा का मतलब यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा. वॉइडेबल होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट किन रीजंस की वजह से नहीं थी, कोअर्जन था या अंडर इन्फ्लुएंस था या फ्रॉड था या मिस रिप्रेजेंटेशन था, इन चारों में से अगर कुछ भी था तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही माना जाएगा. एंड वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक हुई थी तो अभी ये सारे कंसेप्ट्स नीचे अभी रिवाइज कर लेंगे हम आगे. सेम थिंग इन द सेम सेंस डिस्कस हो गया. इसके अलावा और कुछ ज्यादा है नहीं. ये सेक्शन नंबर्स इनके डायरेक्ट आपको दिए हुए हैं. अगर कोअर्जन की बात चले तो वो सेक्शन 15 पढ़ना पड़ेगा. अंडर इन्फ्लुएंस की बात चले तो सेक्शन 16 पढ़ना पड़ेगा. फ्रॉड इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18 एंड मिस्टेक इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22. नेक्स्ट, अब जो फ्री कंसेंट जिन चीजों से अफेक्टेड होती है उसमें सबसे पहली चीज क्या है, कोअर्जन. सेक्शन नंबर 15. कोअर्जन का मतलब क्या है, कोअर्जन का डेफिनेशन देख लेते हैं. कोअर्जन का डेफिनेशन यहां दिया है सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से. कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. इसका एनालिसिस अगर हम देखें तो एनालिसिस में आपको बताया है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कवर्ड हैं कोअर्जन की डेफिनेशन में. दैट कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दैट अ पर्सन इज ट्राइंग टू मेक फोर्स द अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसको धमकी किस तरीके से दे रहा है, कोई क्राइम करके या ऐसा कोई क्राइम करने की भी धमकी दे रहा है. जो क्राइम्स कहां लिखे होते हैं, इंडियन पीनल कोड में. या फिर और क्या कर रहा है, दी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर. एंड तीसरा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. अगर ये और एक और है, इट इज टू बी नोटेड इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स एट द प्लेस वेयर द कोअर्जन इज एम्प्लॉयड. ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने वापस से. एक, जैसे अगर ए है दूसरी तरफ बी है, ए बी को प्रेशराइज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करने के लिए, और वो प्रेशराइज कैसे कर रहा है, या तो बाय कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन अंडर द इंडियन पीनल कोड, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर. ये जो अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी जो बोला है, इसका मतलब ये है कि बी की कोई प्रॉपर्टी है और बी की वो प्रॉपर्टी ए हड़प के बैठा है या बी को उसकी एंजॉय नहीं करने दे रहा है, क्योंकि बी के ऊपर प्रेशर डालना है कि बी वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे.
with the intention of causing the person to enter into agreement. It is to be noted that it is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not force at the place where the coercion is employed. यानी कि ए अगर बी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने को, और ए और बी अभी इंडिया में बैठे भी नहीं है, ए और बी तो यूएसए में बैठे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ए और बी अगर इंडियंस हैं लेकिन वो अभी इंडिया में नहीं है, तो और बी के ऊपर प्रेशर यूएस में डाला गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोअर्जन तो फिर भी प्रूव किया जा सकता है बी द्वारा दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू बेस्ड ऑन कोअर्जन. तो अगर बी कोर्ट में जाता है और ये कोर्ट जज साहब से बोलता है कि मेरे से प्रेशर डाल के मेरे पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, देन उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा. एंड कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर भी देता है दैट यस द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू शुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, देन उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा. दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज इंड्यूस्ड बाय कोअर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड. वॉइडेबल वर्ड का मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था. इट मींस सिंपली मींस दैट नाउ बी गेट्स अ राइट टू आइदर रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट या फिर टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नाउ बीज चॉइस कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रहा है या उसको वो कंटिन्यू रखना चाह रहा है. एंड ये उसको चॉइस विद इन रीजनेबल टाइम करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है. दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा. सो एज टू बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी रिसेंडिंग अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी एप्लीकेबल टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज सो रिसीव्ड. तो कह रहे हैं भाई जो पार्टी रिसेंड कर रही है ना अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसने जैसे बी ने ऊपर चूज कर लिया कि हाँ मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना, मुझे कैंसिल करना है, तो अगर बी को ए से कुछ पैसे मिले थे ना ऑलरेडी, बी मस्ट रिटर्न दैट मनी टू ए फर्स्ट एंड देन ही शुड गेट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड. तो बी नीड्स टू रिस्टोर सच बेनिफिट पहले, देन चूज टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. तीसरा, a person to whom the money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. एंड लास्ट पॉइंट सेक्शन 72 के हिसाब से अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोअर्जन हुआ था उसके बेसिस पे किसी भी पार्टी को कुछ अगर मिला था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, उसको तो वो रीपे या रिटर्न करना ही पड़ेगा. So where husband obtained a release deed from his wife and soon under a threat of committing suicide. अब भाई सुसाइड करना भी इंडियन पीनल कोड के हिसाब से कोई ना कोई क्राइम ही है. सो द ट्रांजैक्शन वाज सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्जन, क्योंकि हस्बैंड ने अपने बंदूक ये ऐसा यहाँ पर बंदूक रख के बोला साइन करो कॉन्ट्रैक्ट को वरना मैं अपने आप को मार लूंगा. ऐसा बोलना भी एक तरीके का क्राइम करना है और ये आ गया फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया. दैट मीन्स हस्बैंड ने वाइफ के साथ के लिए क्या किया, कोअर्जन किया. वाइफ का जो साइन करवाया रिलीज डीड वो जबरदस्ती प्रेशराइज करके करवाया. So it was set aside. Now suicide being forbidden by Indian Penal Code. So the threat of suicide amounts to coercion within the meaning of section 15. ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है. एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल अनलेस ही फ्रीज हिम फ्रॉम ऑल हिज लायबिलिटीज. द प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डीड. हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर कोअर्जन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं प्रिंसिपल की, उसको एजेंट ने हड़प लिया और बोला मैं तब तक तुम्हारी बुक्स नहीं लौटाऊंगा जब तक तुम ये रिलीज डीड एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगे. तो उसने साइन जानबूझ के प्रेशराइज करके करवाया एजेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स को अपने पास डिटेन करके. तो इसको बोलते हैं डिटेन करना किसी की प्रॉपर्टी, उसको उसकी प्रॉपर्टी ना देना जबरदस्ती जिससे कि वो प्रेशर होके आपके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे. ओके, नेक्स्ट यहां खत्म होता है कोअर्जन. अब फ्री कंसेंट और किन चीजों से अफेक्टेड हो सकती है. अनड्यू इन्फ्लुएंस से. अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि भाई फ्री कंसेंट तो नहीं थी. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है. अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ टू पार्टीज आर सेइंग, उसमें से एक पार्टी शुड बी इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन and the other party should be in a weaker position. एंड डोमिनेटिंग पोजीशन वाली पार्टी ने वीकर पोजीशन वाली पार्टी के ऊपर कोई जबरदस्ती करी हो, प्रेशर डाला हो, एडवांटेज ली हो, गलत तरीके से एडवांटेज लिया हो अपने उस डोमिनेटिंग पोजीशन का, जिससे बी को पर प्रेशर डाला हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो या कोई ऐसी चीज मुझे दे दो जो बी फ्री में दे दे, ए को या सस्ते में दे दे. तो इस तरीके की चीज जब होती है तो हम बोलते हैं कि ए ने बी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया. तो सेक्शन 16 के हिसाब से a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other. So इसके अगर आप पॉइंट्स को ब्रेक करो तो डोमिनेट द विल ऑफ एन अदर का मतलब फर्दर क्या निकल के आता है कि एक पर्सन दूसरे की विल को डोमिनेट करना चाहे, दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल सकने की कैपेसिटी रखे. ऐसा कब कहलाया जाता है? वेयर ही होल्ड्स अ रियल या अपैरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर. ये कब होता है? अरे बहुत ही सिंपल. अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर टीचर है और बी उसका स्टूडेंट है तो ए बी के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि मैं तो तुम्हारा टीचर हूं तो तुम अपनी कार मुझे फ्री में दे दो, या तुम
अपना घर मुझे फ्री में दे दो। तो जैसे गुरु दक्षिणा टाइप का जो होता था पहले कंसेप्ट, वो वाला कंसेप्ट आप लगा दो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। वहां पर हम क्या बोलेंगे कि टीचर ने स्टूडेंट के सामने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द अदर, जहां पर एक इंसान दूसरे के ऊपर फुल ट्रस्ट करता है और दूसरा उस ट्रस्ट का फायदा उठाता है। यानी कि ये कैसा रिलेशन हो सकता है, ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हो सकता है। तो पेशेंट तो अपने आप को पूरा सबमिट कर देता है डॉक्टर के सामने कि साहब आप देख लो, मेरा ऑपरेशन वगैरह जो करना है ठीक से कर लो। वो तो अपनी बॉडी दे देता है पूरी की पूरी, तो डॉक्टर उसका फायदा उठाकर गलत तरीके से ऑपरेशन वगैरह कर दे, और या फिर उससे पैसे बहुत ज्यादा ले ले एक छोटे से ऑपरेशन के। दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। Where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental, bodily distress, for example, an old illiterate person। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, जैसे विलेजेस वगैरह में बेचारे जितने ओल्ड लोग हैं, किसान लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ अगर कोई ऐसा मनी लेंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने कर दिया जिसमें उस किसान के ऊपर मान लो ऐसा एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट लगा दे, 20-25% का इंटरेस्ट रेट लगा दिया, उसको बेचारे को क्या समझ आएगा कि उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि वो इलिटरेट है या बॉडीली डिस्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस में है, इलनेस है, उसको पढ़ा लिखा नहीं, इलिटरेट है। तो इस तरीके की चीजें, these are a few ways in which we can say that that one person has the capacity to dominate the will of the other, because वो ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजिशन पे होता है, और वो अगर उस पोजिशन का अनफेयर एडवांटेज उठाए तो वो हम बोलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। ये एग्जांपल्स और दिए, ये आप एक बार रीड कर लेना। तो अगर बोल देते हैं कि भाई ठीक है अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर हुआ था तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ना चाहिए, ये बात एक तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एंड ऑल। इसमें जो मैंने मनी लेंडिंग वाला आपको एग्जांपल दिया वो यहाँ पर है, अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स में कवर होता है। तो ये मनी लेंडिंग के एग्जांपल्स अब यहाँ पर पढ़ लेना एक बार। उसके अलावा मेंटल डिस्ट्रेस, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, रियल और अपैरेंट अथॉरिटी, ये सब हो गया डिस्कस ऑलरेडी। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज ये हमने कर लिया। अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। बर्डन ऑफ प्रूफ का पॉइंट पे वही कह रहे हैं कि भाई जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे इंसान है वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उसने अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि लॉ तो यही अज्यूम करके चलेगा कि उसने, क्योंकि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे था तो उसने अनफेयर एडवांटेज उठाया ही होगा। तो अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पे। सो व्हेन अ कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। वॉइडेबल हो जाता है इस केस में भी। सो अगेन जिस पार्टी के साथ बुरा हुआ, जिसके ऊपर प्रेशर डला, दैट पार्टी विल गेट अ राइट टू आइदर rescind द कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस चॉइस नीड्स टू बी डिसाइडेड कि rescind करना है या फिर कंटिन्यू रखना है कॉन्ट्रैक्ट को। विद इन अ रीजनेबल टाइम यू हैव टू डिसाइड इट। सो एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में सेट असाइड either absolutely or if the party who is entitled to avoid it has received any benefit upon such terms and conditions as the court may seem just. So a money lender advances 1 lakh to be an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for 2 lakh with interest at the rate of 6% per month. The court may set aside the bond, ordering B to repay 1 lakh with such interest as may seem just. आगे इसमें एक केस स्टडी है, ये आप पढ़ लेना, छोटा सा स्टूडेंट टीचर वाला केस स्टडी है। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट का इम्पैक्ट, मतलब फ्री कंसेंट पर इम्पैक्ट डालने वाली चीज एक तो जो डिस्कस हो गई वो है कोअर्जन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब तीसरा पॉइंट आता है फ्रॉड। फ्रॉड के केस में, विच इज सेक्शन नंबर 17, फ्रॉड के केस में भी, सो इफ वन पर्सन विलफुली इंड्यूसेस द अदर पर्सन कि आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कीजिए मेरे साथ, वो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा है उससे, लेकिन वो दावे खोखले हैं, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू फुलफिल दोज प्रोमिसेस, या वो ऐसी ऊंची ऊंची चीजें बोल रहा है जो वो निभा भी नहीं पाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, लूट रहा है दूसरे पर्सन को, उसको बोलते हैं कि वो पर्सन दूसरे के साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रॉड कब कब माना जाता है हुआ? Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance, या फिर उसके अप्रूवल के साथ, या with by his agent, या with intent to deceive another party or to his agent or to induce him to enter into the contract। क्या क्या कर रहा है अगर दूसरी पार्टी के साथ? Suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact.
ये आपको 5 के 5 पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही याद करने जैसे लिखे हैं. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent. Again, suggestion of a fact by one of that which is not true by one who does not believe it to be true. Active concealment of a fact by one having the knowledge of the belief of the fact. मतलब कुछ छुपा रहा है, कोई फॉल्ट छुपा रहा है अपने प्रोडक्ट में. A promise made without any intention of performing it. जैसे बड़े बड़ी चीजें बोल रहे हैं, हाँ सर आपका तो इंश्योरेंस भी कवर कर देंगे, आपका रिपेयर्स भी कवर कर देंगे, सब चीजें मैं करवा के दूंगा, और करवाने कुछ नहीं वाला है वो सेलर. तो इस तरीके की चीजें क्या है, खोखले प्रोमिसेस. सो दैट इज ऑल्सो फ्रॉड. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अगर ऐसी चीजें की जा रही हैं जो डिसीव करने के लिए ही बोला जा रहा है, दूसरे को लूटने के लिए ही बोला जा रहा है, या फिर एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, तो तब माना जाएगा कि एक पर्सन ने दूसरे के साथ क्या किया, फ्रॉड किया. सो इसमें एक पॉइंट आता है, वेदर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 में एक कंसेप्ट आता है, वेदर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड. यानी कि जैसे से फॉर एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी. ए इज द सेलर ऑफ अ कार एंड ए नोज कि कार में कुछ फॉल्ट है, लेकिन वो ऐसी फॉल्ट है जो ए ने डिस्क्लोज नहीं करी, साइलेंट रहा वो उस फॉल्ट के बारे में. तो अब वो साइलेंट रहा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि ए ने बी के साथ फ्रॉड किया? तो यहां पर जनरल लॉ चलता है, मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड. अगर सेलर बायर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है, लेकिन वो शांत रह रहा है, साइलेंट रह रहा है, देन यूजुअली डज नॉट लीड टू फ्रॉड unless the circumstances are of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. सो नॉर्मल रूल क्या था कि साइलेंस, क्या वेदर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड? द आंसर इज नो. नॉर्मली साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड, बट साइलेंस कैन बी इक्वल टू फ्रॉड इन 2 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. क्या है वो पहली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस? वेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक. जहां पर जो पर्सन साइलेंट रह रहा है उसकी ड्यूटी थी कि नहीं, उसको बोलना चाहिए था. या फिर दूसरा एक्सेप्शन जहां पर साइलेंस इज इन इट सेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच. तो इसमें पहला जो आपका था कि साइलेंस यूजुअली इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड, तो नॉर्मल रूल तो साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड ही है, ये नॉर्मल रूल है. तो उसका एग्जांपल क्या है? दैट ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड. ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स. कह रहा है दिस इज नॉट अ फ्रॉड बाय ए. ये नॉर्मल का एग्जांपल होगा, नॉर्मल सिनेरियो का. बट आपको मैंने 2 एक्सेप्शन बोले कि एक एक्सेप्शन में साइलेंस विल बी इक्वल टू फ्रॉड इफ इट वाज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंट सो टू स्पीक. या फिर सेकंड एक्सेप्शन बोला वेयर इट इज द साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. सो बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज. हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड. तो यहां पर अगर ए जो है और बी है, और ए की डॉटर ही है बी, एंड ए इज द वन हु इज सेलिंग द हॉर्स टू बी, देन ए शुड बी, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए कि वो डिस्क्लोज करे बी को कि उस फॉल्ट, उसमें क्या फॉल्ट्स हैं, वो हॉर्स अनसाउंड है या नहीं है. यहां पर ड्यूटी टू स्पीक का एग्जाम्पल आ गया. तो यहां साइलेंस विल बी इक्वल टू फ्रॉड. अगला, B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. ये हो गया. इसके अलावा B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. यहाँ पर कैसे क्या बोला? B ने A को बोला if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. मैं मान लूंगा कि horse तो बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ पर duty to speak, that अगर यहाँ पर एक तरीके से साइलेंस को तोड़ना पड़ेगा, साइलेंस को तोड़ना पड़ेगा बोलकर, क्योंकि यहां पर साइलेंस भी एक तरीके की स्पीच ही मानी जा रही है. तो जब साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, उस केस में भी साइलेंस, अगर आप रह रहे हो, साइलेंट रह रहे हो, तो वो फ्रॉड माना जाएगा. तो इसलिए ये दूसरे एक्सेप्शन का एग्जाम्पल हो गया. A and B being traders enter into contract as private information of change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. कह रहे usually A is not bound to inform B. Again इन्होंने normal वाले का example ले लिया. The whole analysis of section 17 is given. You can read it. अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर फ्रॉड होता है कॉन्ट्रैक्ट के केस में? देन जिस पार्टी के साथ भी फ्रॉड हुआ, ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम. ऑफ कोर्स अगेन इसमें भी वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट.
तो वो रिसेंड करना चाहे तो कर सकता है. ही कैन sue for damages. He can also insist on performance of the contract on the condition that he shall be put in same position in which he would have been had the representation been made true. इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी सू कर सकता है वो फ्रॉडुलेंट पार्टी को. Mere silence is not fraud. They have again discussed this. Mere silence is not fraud में एक और कंसेप्ट वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से जोड़कर लगा रहे हैं. एक कंसेप्ट होता है कैवेट एम्प्टर का कि अगर सेलर बायर को कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है और वो ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन नहीं है, जो अगर बायर अपने हिसाब से अगर ध्यान से देखे तो उसको वो दिख जाएंगी वो फॉल्ट्स उस प्रोडक्ट में, उसके बारे में सेलर को डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेलर कैन रिमेन साइलेंट एंड स्टिल इट विल नॉट बी कॉल्ड फ्रॉड. ओके, ये वहाँ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. अब साइलेंस इज फ्रॉड व्हेन, अब कैवेट एम्प्टर के ही एक्सेप्शंस नीचे डिस्कस हो रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं कैवेट एम्प्टर एक्सेप्शंस. जहां पर ड्यूटी है उस पर्सन की, सो टू स्पीक, एंड ये जो ड्यूटी टू स्पीक वाले कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कौन सी कैटेगरीज में फिट किए हैं, जहां पर एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है, जहां पर जो बायर है वो सेलर को ट्रस्ट करता है कि भाई तुम मुझे सब कुछ बताओ तो सही कि क्या चीज़ें गलतियां हैं या क्या दिक्कतें हैं प्रोडक्ट में, मैं तो तुम्हें फुल ट्रस्ट कर रहा हूं. तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप के केस में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक. या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के केस में अगर एक पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो ही नीड्स टू डिस्क्लोज, वो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करता है कि उसको क्या डिजीजेज हैं ऑलरेडी. अगर वो छुपा रहा है अपनी कोई डिजीजेज वगैरह तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के केस में भी, क्योंकि भाई फिड्यूशरी रिलेशनशिप तो यहाँ पे भी है, तो आपस में हस्बैंड वाइफ जब शादी कर रहे हो दे हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ और अबाउट देयर फाइनेंशियल पोजीशन और एवरीथिंग टू द अदर पर्सन. तो वो वरना बाद में दूसरा पर्सन कैन से एक्चुअली से कि भाई तुमने मुझे डिस्क्लोज तो किया नहीं और तुम्हारी ड्यूटी टू स्पीक थी, तो तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया साइलेंट रहकर. ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट में भी सेम कंसेप्ट लगता है कि सब डिस्क्लोज करना चाहिए. एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो कंपनी किसी को शेयर अलॉट करती है शेयर होल्डर को, वो पहले एक डॉक्यूमेंट छापती है प्रोस्पेक्टस पढ़कर वो शेयर होल्डर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं, उस डिसीजन के बारे में अपना एक माइंड मेकअप करता है. तो वो प्रोस्पेक्टस भी एक तरीके से क्या है, साइलेंस नहीं है, कंपनी साइलेंट नहीं रह रही होती, अपने बारे में सब बता रही होती है, क्योंकि वहां पर भी ड्यूटी टू स्पीक होती है कंपनी की अपने बारे में सारे शेयर होल्डर्स को बताने की. वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच का हमने ऊपर वैसे एग्जांपल देख लिया, वही उन्होंने रिपीट किया है. यहां खत्म होता है फ्रॉड. नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट मे अराइज विच विल अफेक्ट फ्री कंसेंट. मिस रिप्रेजेंटेशन ना, आप कंसेप्ट ऐसे लेके चलो इज ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉड, लेकिन इसमें इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता. इंटेंशन टू डिसीव किस में होता है, फ्रॉड में होता है. अगर फ्रॉड हो रहा है तो वहां एक पर्सन दूसरे को लूटना चाह रहा है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में एक पर्सन दूसरे को लूटना तो नहीं चाह रहा है, बट गलत तरीके से उसने खुद ही गलत आइडियाज बनाए हुए हैं अपने माइंड में कुछ चीजों के बारे में, जिसकी वजह से दूसरा इंसान भी उससे नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है. So, what is the meaning of misrepresentation? First point, it's a positive assertion in a manner not warranted by information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. तो अगर एक Mr. A is selling something to Mr. B and Mr. A ने जो सामान बेच रहा है B को, उसके बारे में A को खुद ही इंफॉर्मेशन करेक्टली पता नहीं है, उसने कुछ गलत आइडियाज बनाए हुए हैं अपने माइंड में उस प्रोडक्ट के बारे में, और B को वही चीज़ें उसने ऐसे ऐसे बता दी, तो वो एक्चुअली में चीज़ तो गलत है, लेकिन A was only believing it to be true. उसको रियलिटी में पता नहीं था कि वो जो बिलीव करके बैठा है उस चीज के बारे में वही गलत है. दूसरा, एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच विदाउट एन इंटेंट टू रिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर पर्सन टू हिज प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम. ऐसा कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसमें लूटना तो नहीं चाह रहे हो आप, लेकिन आपने अब गलती तो कर दी, दूसरे को गलत तरीके की चीज बता दिया, गलत तरीके से आपको एडवांटेज मिल गया और दूसरे को उसका डिसएडवांटेज हो गया. Causing, however, innocently or a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. मतलब अगेन सिमिलर सिनारियो जहां पर सेलर बी को गलत सलत चीजें बता रहा है और उसने क्योंकि इतनी गलत इंफॉर्मेशन दी, बी ने कुछ गलत ही प्रोडक्ट खरीद लिया, वो खरीदने कुछ और आया था, वो लेकर कुछ और चला गया, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज मिस रिप्रेजेंटेशन. ओके, यही एनालिसिस में नीचे समझाया है, इसको आप रीड कर लेना, इसके एग्जाम्पल भी देख लेना एक बार, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं मिस रिप्रेजेंटेशन में. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सिमिलर टू फ्रॉड बट लैक्स वन इंग्रेडिएंट विच इज इंटेंशन टू डिसीव. कोअर्जन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिस इज फॉर यू टू रीड.
ये आप पढ़ लेना। फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन प्योरली कंसेप्चुअल है, ये डिफरेंसेस आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट, लीगल इफेक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। जब भी कोई हम बोलते हैं फ्री कंसेंट नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका अभी तो मैंने आपको बोला कि अगर अंडू इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोअर्शन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है और मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये चार चीज अगर हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। सो यही बात सेक्शन 19 में लिखी है। When a consent is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent is so caused. Party to a contract whose consent was so caused by fraud or misrepresentation may insist that the contract shall be performed and that he shall be put in that position in which he would have been if the representation had been made true. तो fraud या misrepresentation में तो further ये कह रहे हैं कि भाई specific performance का भी आप claim कर सकते हो दूसरी पार्टी से। उसको आप बोलो कि आप नहीं, मैंने जो contract बोला था मेरे को वही perform करके दो। Exception, if such a consent was caused by misrepresentation or by silence, then fraudulent within the meaning of section 17, contract is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth. ये मैं ऊपर भी आपको एक इसमें हिंट था कैवेट एम्प्टर वाले में कि अगर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड वाला पॉइंट लगा रहे हो तो उसमें ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए या ऐसा फॉल्ट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में जो कि हिडन हो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ए सेल कर रहा है कोई प्रोडक्ट बी को और उसमें जो फॉल्ट है वो फॉल्ट ऐसा प्रकार का था जो बी इजीली अपनी आंखों से डिस्कवर कर सकता था, तो उस केस में साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। ओके, बट अगर वो प्रोडक्ट में फॉल्ट ऐसा था जो हिडन था, जो ए को ही पता था, सेलर को ही पता था, बायर को वो जिंदगी में कभी वो फॉल्ट दिख नहीं सकता था क्योंकि वो हिडन फॉल्ट था, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू स्पीक एंड इन दैट केस इफ ही डजंट स्पीक देन साइलेंस विल बी इक्वल टू फ्रॉड। ओके, A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of a party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable. तो कह रहा है भाई A ने अगर B के साथ fraud या misrepresentation किया लेकिन B को उससे कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, B तो बहुत शातिर दिमाग का है, B बहुत तेज है, उसने देख लिया था कि मेरे साथ fraud या misrepresentation हो रहा है, then in that case the contract does not become voidable at the option of B because B ने कुछ गलत, B के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं, उसने पहले ही गलती पकड़ ली एक ही। तो ये एग्जाम्पल नीचे दिया है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 19 देखने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने ऊपर पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल आप इसमें बस एक ये पढ़ सकते हो, दिस यू कैन रीड। डन, यहां तक कंप्लीट होता है आपका टिल मिस रिप्रेजेंटेशन। चलो भाई, मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक कैन आइदर बी अ मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो प्रकार की मिस्टेक्स हो सकती हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट फर्दर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक। तो मिस्टेक ऑफ लॉ की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मिस्टेक ऑफ लॉ सिंपली मीन्स दैट ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ए को या बी को या दोनों को लॉ से रिलेटेड किसी लीगल प्रोसेस से या कोई लीगल इशू से रिलेटेड उनको गलत फहमी हो गई या उनको नॉलेज ही नहीं थी। तो क्या ये मिस्टेक ऑफ लॉ एज अ मिस्टेक मानी भी जाएगी जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाए या वॉइड हो जाए, ऐसा कुछ माना भी जाएगा? देखो भाई, अगर वो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की थी तो इसमें माना जाता है दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, सो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट अ मिस्टेक एट ऑल, because as per the Indian law it is always assumed that a person, whenever a law comes out, every citizen of the country should be aware of that law. तो यही बात यहां पर लिखी है, if mistake of law does not render a contract void as one cannot take excuse of ignorance of law in his own country. तो A और B के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें A को अगर A ये नहीं बोल सकता अरे मेरे को तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में जो लॉ लगता है ना वो लॉ की नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल सकता वो, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन आवर कंट्री। लेकिन इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज थ्रू इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर, यानी कि ए को जानबूझकर गलत लीगल एडवाइस दिलवाई गई बाय बी, देन प्रोबेबली ही कैन प्लीड कि उसके साथ बुरा हुआ और वहां वो मिस्टेक को एज अ डिफेंस प्रूव करके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है। Mistake of foreign law is excusable and is treated like a mistake of fact only. तो mistake of foreign law को तो आप mistake of fact के तरीके से ही मानिए, and a contract may be avoided on such a mistake.
अब आ जाते हैं कौन सी बात पे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो कह रहे हैं, वेयर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर एंड आर एट अ क्रॉस पर्पस देयर इज अ बायलैटरल और अ म्यूचुअल मिस्टेक। दोनों पार्टीज को अगर किसी को अपने कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में किसी बात को लेकर या मेन सब्जेक्ट मैटर को लेकर, मेन कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स को लेकर ही गलत फहमी हो रही है, कुछ गलती लग रही है, देन वी से दैट ए एंड बी डोंट हैव कंसेंसस एड आइटम, दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग एट द सेम सेंस, दैट मीन्स देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड where both the parties to an agreement are under mistake as to a matter of fact essential to the agreement, then the agreement becomes void। तो वो अगर वो फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड ही हो जाए, अगर वो फैक्ट गलत अग्री हो रहा है तो then the contract becomes the contract agreement itself becomes void, यानी कि void ab initio। A offers to sell his ambassador car to B, who believes that A has only a Fiat car, agrees to buy that Fiat car. So here the two parties are thinking about different subject matter, so there is no real consensus and the agreement is again void over here। बस मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में बस इतना ही आपको याद करना है। ये भी ज़्यादा आपके स्टडी मटेरियल में दिया नहीं है, ऐसे इन्होंने बस एक डायग्राम में पॉइंट ज़रूर दिए हैं, तो इनको देख लेना कि किन रीजंस की वजह से माना जा सकता है कि गलती लग रही हो दोनों पार्टीज़ को। गलती लग रही हो सकती है दोनों पार्टीज़ को सब्जेक्ट मैटर के रिलेशन में, अगर उस सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी के रिलेशन में गलती लग रही है, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, इन सब चीज़ों के रिलेशन में अगर गलती लगती है दोनों पार्टीज़ को, तो हम बोलते हैं कि इट्स अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के रिलेशन में गलती लग रही है तो वो इट कैन बी लीगल पॉसिबिलिटी और फिजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें भी गलती लग सकती है दोनों पार्टीज को कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो सोच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में इट टर्न्स आउट कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। एंड यूनिलैटरली वी कैन से ए को गलती लग गया कि वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा अगर सी के साथ, तो वो आइडेंटिटी को लेकर सिर्फ ए को गलती हो गई, या रिटन डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर के को लेकर, रिटन डॉक्यूमेंट की पहचान को लेकर, उसकी आइडेंटिटी को लेकर वो डॉक्यूमेंट में ही गलती हो गई, कोई गलत चीज के रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट कैन ऑल्सो बी रीजन फॉर यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, this completes free consent। Now next essential of a valid contract that we studied was that the object and consideration of the contract should be absolutely legal, यानी कि उसमें कोई इलीगैलिटी या अनलॉफुलनेस नहीं होनी चाहिए। आपके क्या दो एस्पेक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन में। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का तो मतलब क्या है कि जो मेन एसेंशियल रीजन है व्हाई यू आर एंटरिंग, द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अ लॉफुल पर्पस। एंड कंसिडरेशन वर्ड का क्या था मतलब, समथिंग इन एक्सचेंज। तो जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, तो ए अगर बी को कुछ सामान दे रहा है, बदले में बी, ऐसा नहीं हो सकता कि बी ने ए के लिए कुछ ऐसी चीज कर दी बदले में जो कि अनलॉफुल हो। सो कंसिडरेशन ऑल्सो शुड be lawful, none of the objects and none of the consideration can be unlawful। unlawful consideration या unlawful object कब माना जाता है, अगर it is forbidden by law, if it is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, ये सब section 23 में दिया है। okay, if it is fraudulent, if it involves injury to the person or property of another, the court regards it as immoral or it is opposed to public policy। ये 6 के 6 पॉइंट्स में से अगर कुछ भी लग गया तो मान लिया जाता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ये एग्जांपल दिए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का, एबीसी एंटर इनटू अग्रीमेंट फॉर डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स अक्वायर्ड और टू बी अक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड, द अग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट, एक्विजिशन ऑफ गेन्स बाय फ्रॉड इज अनलॉफुल। And unlawful consideration, A promises to obtain for B an employment in public service and B promises in return to pay 1 lakh to A. This agreement is void because the consideration जो बदले में कर रहे हो ना पैसे के, that in itself is opposed to public policy। ऐसे किसी को पब्लिक सर्विस की जॉब, गवर्नमेंट जॉब खरीदी या बेची जाए नहीं जा सकती। इट इज नोन टू बी समथिंग दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यूजुअल पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ एक्टिविटीज मानी जाती हैं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक इट अनलॉफुल। सेक्शन नंबर 23 में फर्दर कह रहे हैं कि अब एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ का क्या मतलब है। बहुत ही सिंपल, अगर आप कोई लीगल कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप लॉ को तोड़ रहे हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो उसके अंडर में लॉ को ही तोड़ रहे हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, इट इज समथिंग विच इज अपोज्ड to the law, it is forbidden by law, it is not allowed to be done legally, that will make your contract void। इसमें एक एग्जाम्पल 40 आता है, a license to cut a grass is given to X by a forest department under the Forest Act। One of the terms of license is that the licensee should not assign his interest under the license without the permission of the forest officer।
and a fine is prescribed for the breach of this condition. But the observance of the conditions of the license is not obligatory under the Forest Act only. So if X in the breach of the condition agrees to assign his interest under the license to B, that agreement will be valid. Here the assignment is not prohibited by law, so the condition against assignment has been imposed only for administrative purpose or solely for the protection of revenue. तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ है, किसी लॉ में कोई चीज़ लिखी तो नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रही हैं करने को, और कोई इंसान वो अथॉरिटीज़ वाली बोली वाली चीज़ नहीं कर रहा है, तो वो लॉ थोड़ी तोड़ रहा है. उसने तो वो एक्स्ट्रा चीज़ जो उसको बोली गई थी करने को बस वो नहीं करी, तो क्या उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया या उसने जो काम किया वो अनलॉफुल है? द आंसर इज नो, बिकॉज लॉ थोड़ी तोड़ा उसने तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ जो बोली थी करने को वो नहीं करी. सो दैट वुड नॉट कॉज अ ब्रीच ऑफ लॉ. तो ये इसलिए ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉ तोड़ा या नहीं तोड़ा वो वाली चीज़ डिस्कस थी इस एग्जाम्पल में. नेक्स्ट, when a consideration या object defeats the provisions of law. कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई लॉ में कोई चीज़ प्रोहिबिटेड तो नहीं होती, बट इनडायरेक्टली हम कुछ और करना चाह रहे होते हैं जिसका इम्पैक्ट क्या ही निकल के आ रहा होता है कि वो जो चीज़ डायरेक्टली आपको अलाउड नहीं थी करनी, इनडायरेक्टली तो आप कर रहे हो, लेकिन उससे उस लॉ को लाने का इम्पैक्ट ही खराब हो रहा है, उस लॉ को लाने का इंटेंशन या ऑब्जेक्ट ही खराब हो रहा है. मतलब इफ डायरेक्टली यू कांट डू सर्टेन थिंग्स बिकॉज किसी लॉ में वो अलाउड नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली भी ऐसी कोई चीजें नहीं कर सकते, बिकॉज देन दैट वुड अगेन डू व्हाट, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ दैट लॉ ओनली. तो अगेन दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम वॉइड. नेक्स्ट, इफ समथिंग इज बीइंग डन विच इज फ्रॉडुलेंट, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है बिकॉज ऑफ इलीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. When consideration defeats any rule for the time being in force in India, कोई भी लॉ, कोई भी रूल अगर इंडिया में तोड़ा जा रहा हो, ट्रैफिक रूल्स वगैरह हो रहा है, कोई और रूल्स हैं, माइनिंग रूल्स हैं, ये बहुत ढेर सारी तरीके के रूल्स हैं इंडिया में, कोई म्यूनिसिपैलिटी के रूल्स हैं, तो वो सब भी लॉ की डेफिनेशन में कवर होता है. तो दैट विल ऑल्सो कॉज द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड. When the consideration involves injury to the person or property of another, किसी दूसरे इंसान को या दूसरे इंसान के हक को आप नुकसान पहुंचाते हो, तो भी माना जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अनलॉफुल है, एंड दैट विल ऑल्सो मेक द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड. नेक्स्ट, इसमें कॉपीराइट वाला एग्जाम्पल है, ये जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. When the consideration is immoral, अगर एक काम कोई जो भी कर रहा है दूसरे के लिए वो immoral है, गलत, उसकी moral चीज ही गलत है, moral value नहीं है उस काम में कोई, that will also cause the consideration to be unlawful and that will also make the contract as void. When consideration is opposed to public policy, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया था, एग्जाम्पल में अभी ऊपर हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सर्विस को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक पॉलिसी में अगर आप उसको तोड़ रहे हो तो वो गलत माना जाता है. तो ये आप एक बार पढ़ लेना पैराग्राफ, इसमें वो स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मानी जाती हैं. ये एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं इसमें. अब पब्लिक पॉलिसी कोई फर्दर डिस्कस कर रहे हैं ये और डिटेल में. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या माना जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ऊपर भी लिखा था, या फिर डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग विद एनिमी. वेरी सिंपल, इंडिया पाकिस्तान में अगर वॉर चल रही है तो इंडिया का कोई डीलर, कोई ट्रेडर पाकिस्तान के किसी ट्रेडर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करे जिसमें ही हैज़ टू फुलफिल द प्रोमिसेस मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट या ही हैज़ टू मेक सम पेमेंट, ये हमारे देश के खिलाफ मानी जाएगी ये एक्टिविटी. तो इसीलिए ट्रेडिंग विद द एनिमी कैन ऑल्सो मेक योर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल मान लिया जाता है बिकॉज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाती है ये चीज़. अपने देश के खिलाफ जाना भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. नेक्स्ट, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन. ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा. स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन का सिंपली ये मतलब है, इफ ए के खिलाफ, मिस्टर ए के खिलाफ अगर कोई लीगल क्रिमिनल केस अगर कोर्ट में चल रहा है एंड मिस्टर ए के खिलाफ जिसने कंप्लेंट करी थी वो मिस्टर एक्स हैं, तो अगर आउट ऑफ कोर्ट मिस्टर ए और एक्स आपस में सेटलमेंट करना चाहें, देखो भाई क्रिमिनल प्रोसेस तो शुरू हो गया है ए के खिलाफ, कोर्ट में पुलिस उसमें एफआईआर हो गई है, सब कुछ हो गया है. तो अब एक्स और ए कोर्ट के बाहर या पुलिस स्टेशन के बाहर अगर ये लोग सेटलमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? जनरली तो नहीं कर सकते, बट सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर वो जो क्राइम है जो ए ने किया था या जो ऑफेंस है जो ए ने किया था, वो ऑफेंस अगर कौन से टाइप का ऑफेंस है, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है,
अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना अलाउड होता है, अगर लीगल प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस चालू हो भी गया तो भी। लेकिन अगर वो अनकंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो फिर आपस में बाहर सेटलमेंट करके कुछ नहीं होगा, और आपस में एक दूसरे को पैसे वैसे खिला के भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज एक बारी लीगल प्रोसेस शुरू हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते इफ इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। बट अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो पैसा वैसा ले दे के आप फिर भी उसको सेटल कर सकते हो। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन मान लिया जाएगा अगर आप, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मान लिया जाएगा अगर स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, यानी कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप करने लगे इन अ केस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। लेकिन अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है और लीगली आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो, पैसों का लेन देन करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो वैलिड हो सकता है, उसमें वॉइड नहीं माना जाएगा इफ इट वाज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट, मेंटेनेंस इन शैम्पर्टी। मेंटेनेंस इन शैम्पर्टी में अगर एक पर्सन दूसरे के खिलाफ कोई लीगल केस करना चाह रहा है अपने हक को पाने के लिए, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो अगर थर्ड पार्टी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे अपने दुश्मन के खिलाफ केस करने के लिए, जीतने के लिए कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। और अगर वो थर्ड पार्टी बाद में बोले कि मुझे जो भी तेरे को मिलेगा केस जीत के, क्योंकि मैं तेरी मदद कर रहा हूं, तो जो भी मिलेगा उस अपने ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ केस जीत के जो भी कुछ मिलेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा या मेजॉरिटी हिस्सा मुझे दे देना, तो दैट इज कॉल्ड शैम्पर्टी। अब यूजुअली मेंटेनेंस इन शैम्पर्टी आर नॉट अनलॉफुल इन इंडिया, बट मेंटेनेंस इन शैम्पर्टी कैन बी अनलॉफुल if the terms of the maintenance in sham-party become unreasonable so as to be unjust to the other party, or it is made with a malicious motive like that of gambling in litigation or oppressing the other party by encouraging unrighteous suits, and not with a bona fide object of assisting a claim believed to be just. अगर ये दो पॉइंट्स में से कुछ भी लग रहा है तो आपका मेंटेनेंस इन शैम्पर्टी will become unlawful. That will make it opposed to public policy, which will make your contract void because unlawful object या consideration हो जाएगा। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट जॉब्स को खरीदना बेचना तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ही माना जाता है। अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, तो कह रहे हैं कि जहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं जिसमें मोनोपोलीज बढ़ रहे हैं। मोनोपोली जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि एक मार्केट में एक ही लीडर हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, वही ट्रेडर वो किसी और को उस इंडस्ट्री में आने नहीं दे रहा है, वही सामान सप्लाई करता है सबको। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मोनोपोलीज क्रिएट करे मार्केट में वो अच्छा नहीं माना जाता। दैट कैन ऑल्सो बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और वो भी उस मोनोपोली क्रिएटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो दे कैन ऑल्सो मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इसमें भी वही है कि उसको जो विटनेसेस रहते हैं किसी केस में, विटनेसेस को पैसा खिला के चुप करा देना या दूसरी पार्टी को पैसा दे के चुप कराना, ये सब भी तो कोर्स ऑफ जस्टिस को वायलेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का यहाँ पर सिंपली एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा। एन अग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल्स कंसेंट कंपनसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड। मतलब एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक्स के बिहाफ पे काम करता है, लेकिन ये बी से पैसे खा रहा है, बी से पैसे खा रहा है अपना काम ढंग से करने के लिए, ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। या फिर ए हु इज द मैनेजर ऑफ अ फर्म अग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ एक्स पेज टू ए 2 lakhs प्राइवेटली, द अग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब किसी का काम ही है जो उसको मिलना है, लेकिन उसको वो काम मिलने के लिए भी वो उसका मैनेजर कह रहा है पहले पैसे दो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, तो इसकी ये भी क्या माना जाता है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। दीज आर नॉट गुड प्रैक्टिसेस, दीज आर नॉट होली प्रैक्टिसेस, तो वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो जाता है। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन सिंगल कंसेप्ट, अगर ओवरऑल आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ब्रेक हो सकता है कि उसमें जो कंसिडरेशन है आप उसमें वैलिड पार्ट और इनवैलिड पार्ट, यानी कि लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट को सेपरेट कर पाओ, तो जो लॉफुल पार्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड होगा, जो अनलॉफुल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन वो अनलॉफुल हो जाएगा, यानी कि वो वॉइड हो जाएगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता बिटवीन वैलिड पार्ट्स एंड अनवैलिड पार्ट्स या अनलॉफुल पार्ट्स, देन द होल कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वॉइड अग्रीमेंट्स। देर आर सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स जिनकी लिस्ट दी हुई है और जिनके कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही, जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ मेकर्स ने पहले से लिखे हुए हैं कि ये वाले अग्रीमेंट्स तो वॉइड एब इनिशियो माने ही जाएंगे। ये कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं, ये आपको लिस्ट रट्टा लगानी है, यू हैव टू लर्न दिस लिस्ट बाय हार्ट कि ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो कभी भी अगर होंगे तो वो वॉइड ही माने जाएंगे।
दिस इज द लिस्ट अग्रीमेंट मेड बाय पार्टीज दैट आर इनकॉम्पिटेंट, सेक्शन 11 के वायलेशन में. अग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 20 के वायलेशन में. Agreements, the consideration or object of which is unlawful based on section 23. Agreement, the consideration or object of which is unlawful in parts based on section 24. Agreement made without consideration based on section number 25. तो no consideration, no contract वाला रूल लगा दिया. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन नंबर 26, जहां पर दो इंसान शादी करना चाहते हैं बट उनको शादी नहीं करने दिया जा रहा, ऐसे टाइप के अग्रीमेंट्स. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जहां पर एक इंसान बिजनेस करना चाह रहा है अपना, उसको बिजनेस करने से रोका जा रहा है बेस्ड ऑन एन अग्रीमेंट, दैट अग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 28. एंड अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, सेक्शन नंबर 29. वेजरिंग अग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 30. एंड अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन नंबर 56. ये आपको लिस्ट लर्न करनी है विद सेक्शन नंबर्स. अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वेयर अ पर्सन इज वांटिंग टू गेट मैरिड एंड उसको ऐसा अग्रीमेंट में साइन करवा रहे हैं जिसमें उसका हक टू गेट मैरिड इज बीइंग टेकन अवे, ऐसा अग्रीमेंट विल बी वॉइड बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 26. हाँ, लेकिन एक माइनर पर्सन को अगर शादी करने से रोका जा रहा है किसी अग्रीमेंट के अंडर में, वो वॉइड नहीं होता. माइनर पर्सन को तो रोक सकते हो आप शादी करने से. Next, agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade normally means when a person wants to carry on a lawful profession, lawful trade, lawful business in any area of India, in any part of India, उसको रोका नहीं जा सकता. उसका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है उसका कि वो बिजनेस कर सकता है जहां पर भी उसका मन करे, प्रोवाइडेड वो लॉफुल बिजनेस कर रहा हो, इलीगल चीज ना कर रहा हो. लेकिन इसके 2-3 एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ऐसे टाइप के अग्रीमेंट्स जिसमें अगर उसको रोका जा रहा है बिजनेस करने से, देन दोज अग्रीमेंट्स विल बी वैलिड इफ दे फिट इन एनी ऑफ दीज एक्सेप्शंस. पहला एक्सेप्शन, या वैसे तीनों एक्सेप्शंस ये पार्टनरशिप एक्ट से ही रिलेटेड है और ये पार्टनरशिप एक्ट में हमने पढ़ लिए हैं वैसे, बट उसको यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं. एक एक्सेप्शन आता है वेयर देयर हैज बीन अ सेल ऑफ गुडविल. तो वेयर अ पर्सन सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस एंड अग्रीज विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट so long as the buyer of his successor, buyer or the successor in interest carries on a like business, such an agreement is valid. तो गुडविल के सेल जब हो जाती है, जब कोई गुडविल अपने बिजनेस का सेल कर देता है और जो बायर है गुडविल का, वो सेलर्स ऑफ गुडविल को बोल रहा है कि देखो भाई, तुम्हारे बिजनेस की गुडविल मैंने खरीद ली, एंड नाउ एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि थोड़े रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर या स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए तुम लोग जिस बिजनेस की गुडविल मैंने तुमसे खरीदी है, तुम लोग सिमिलर बिजनेस फिर से मत खोलना. अरे वरना उसके गुडविल बाय करने का फायदा ही क्या होगा. तो वो ऐसे सेलर्स ऑफ द गुडविल को अगर रोक रहा है सिमिलर बिजनेस करने के लिए फॉर सर्टेन विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स और फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो वो अग्रीमेंट वैलिड है. ये हो गया पहला एक्सेप्शन. सेकेंड एक्सेप्शन बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 36 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सेक्शन नंबर 36 के हिसाब से अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो जो आउटगोइंग पार्टनर है उससे ऐसा अग्रीमेंट साइन करवाया जा सकता है कि वो अपने कुछ समय के लिए, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए या विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में वो अपने पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं पुरानी पार्टनरशिप फर्म के, वो सिमिलर बिजनेस, उनका वाला बिजनेस अभी क्योंकि वो छोड़ रहा है उस पार्टनरशिप फर्म को, वो बिजनेस नहीं करेगा थोड़े समय के लिए एंड विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स. तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड होने चाहिए, तो वो अग्रीमेंट वैलिड होगा. सिमिलरली अब तीसरा एक्सेप्शन, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में जब पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उस पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ क्लॉज लिखवा सकते हैं दैट ऑल द पार्टनर्स विल नॉट डू एनी अदर बिजनेस अदर दैन द बिजनेस ऑफ द फर्म. तो वो भी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाता, वो वैलिड अग्रीमेंट होता है. ये 3 एक्सेप्शंस होते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के. बाकी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पढ़ लेना. इसमें एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला चीज दिया है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली चीज में यहाँ पे 2 लाइन लिखी है. बट एन अग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय विच एन एम्प्लॉय बाइंड्स हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज अग्रीमेंट नॉट टू कम्पीट विद हिज एम्प्लॉयर इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. तो जहां पर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ हिज अग्रीमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इफ द एम्प्लॉयर इज बाइंडिंग द एम्प्लॉय कि तुम मेरे खिलाफ ही मेरा ही कंपीटिंग बिजनेस मत खोल लेना, वो कह रहे हैं वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं माना जाता, वो वैलिड माना जाता है.
एनीथिंग, ये इन्होंने एक्सेप्शन में मैं देख रहा हूँ कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वैसे लिखे तो नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट के ही मोस्टली हैं जो इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, बाकी ये लिखने के लिए लिख दिए बट आपको समझाया नहीं है इसमें ढंग से। चलो आगे, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन नंबर 28। सो अग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग्स में बाधा डाले उसको रोके, इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कोर्ट और विच अब्रिजेस। अच्छा, इसमें क्या आता है सेक्शन नंबर 28 में, जहां पर ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें और ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज लिखवा दिया कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के अंडर में मेरे को किसी भी इंडियन कोर्ट में सू नहीं कर सकता, ऐसा लिखवा दिया ए ने बी के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या ये वैलिड क्लॉज है? द आंसर इज नो। आप किसी इंसान का लीगल राइट होता है अपने हक प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जाना, आप उसको कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते। तो इफ यू आर स्टॉपिंग समवन फ्रॉम गोइंग टू अ कोर्ट बेस्ड ऑन एन अग्रीमेंट, दैट होल अग्रीमेंट इज गोइंग टू बिकम इनवैलिड और अनलॉफुल, या वो वॉइड ही माना जाएगा। सो देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। अब कह रहे हैं भाई देखो, किसी को तुम कोर्ट जाने से रोक रहे हो, वो तो वॉइड है अग्रीमेंट, इतना तो समझ आ गया, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि दो क्लॉजेस देखकर तो लगता है कि दूसरे का कोर्ट जाने का हक में बाधा डाली जा रही है, बट स्टिल दोज क्लॉजेस विल बी वैलिड। First, a contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration and only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable, ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो अपने बीच का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करवाने का, एक मीडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करवाने का, ADR इसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करवाने का अगर वो लिख रहे हैं ऐसा क्लॉज कि कोर्ट नहीं जाएंगे, आपस में आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करवाएंगे, ऐसा क्लॉज वैलिड है क्या? यस, ऐसा क्लॉज वैलिड है। सेकंड, सिमिलरली अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच द पार्टीज अग्री टू रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी क्वेश्चन बिटवीन देम व्हिच हैज ऑलरेडी अरिजन और व्हिच मे अराइज इन द फ्यूचर इज वैलिड बट सच अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। कह रहे हैं भाई कि अगर दूसरा भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है कि कल को कोई और क्वेश्चन अराइज होएगा, लीगल क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन, हमें कोई क्वेरी होगी जो जिसको डिसाइड करवानी पड़ेगी बाय समवन, तो वहां पे भी कोर्ट ना जाकर किसी आर्बिट्रेटर से रिजॉल्व करवाएंगे तो चलेगा? कह रहे हैं बिल्कुल चलेगा, दिस इज गोइंग टू बी वैलिड एंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट शुड बी इन राइटिंग। तो दोनों एक्सेप्शन जिसमें आर्बिट्रेशन से रिलेटेड थे, पहला डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व अंडर आर्बिट्रेशन है, दूसरा क्वेश्चन अराइजिंग विच इज टू बी डिटर्मिन्ड बाय आर्बिट्रेशन है, एंड दूसरे वाले में कैटेगोरिकली वो कह रहा है राइटिंग में होना चाहिए। डन। नेक्स्ट, अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज गोइंग टू बी अ वॉइड अग्रीमेंट। ये हमने ऑयल वाला एग्जांपल ढेरों बारी किया है तो आपको आई थिंक ऑलरेडी ये पता है। नेक्स्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट, सट्टेबाजी। वेजरिंग अग्रीमेंट, सट्टेबाजी सिंपली मीन्स बेटिंग या वेजरिंग ट्रांजैक्शंस, दीज आर सपोज टू बी वॉइड अग्रीमेंट्स। एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर है जो आपको इसमें 6 के 6 पॉइंट रट्टे लगाने, यू हैव टू लर्न दिस। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। Promise must be conditional on an event happening or not happening. There must be uncertainty of an event. There must be two parties. Each party must stand to win or to lose. There must be a common intention to bet at the time of making such agreement, and the party should have no interest in the event except for the stake. 6 के 6 पॉइंट जब satisfy होंगे तो हम बोलेंगे that it's a wagering agreement, and a wagering agreement is going to be void. अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो भाई गैम्बलिंग या वेजरिंग जैसे लगते तो हैं, लेकिन उनको अब एग्जामिन कर रहे हैं वो वैलिड है, उनके बारे में क्या जानकारी लेनी चाहिए। पहला लॉटरी ट्रांजैक्शन उठा लेते हैं। कह रहे हैं लॉटरी तो वैसे तो देखो सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, लेकिन वेजरिंग ट्रांजैक्शन तो ये माना ही जाएगा। तो जहां पर भी गवर्नमेंट परमिशन के साथ आप लॉटरी में के टिकट्स खरीद रहे हो, जहां पर लीगली इट इज अलाउड, तो वहां पर वो इलीगल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी लॉटरी के रिलेशन में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स नहीं करवा पाओगे, क्योंकि रहेगा तो फिर भी वो वॉइड। इलीगल तो नहीं होंगे लेकिन वॉइड। लेकिन जहां पर आपने लॉटरी की टिकट्स खरीदी, जहां पर अलाउड ही नहीं था, गवर्नमेंट परमिशन के बिना खरीदे, वहां पर वो इलीगल भी हो जाएगा और वो वॉइड भी हो जाएगा। ओके, सो यहां पर इन्होंने यही बोला है। तो जहां पर लॉटरी, सो द ओनली इफेक्ट ऑफ सच सैंक्शन इज दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लॉटरी विल नॉट बी पनिश्ड। सो लॉटरी वैसे कह रहे हैं इलीगल है, इवन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर टू बी। अगर लॉटरी इलीगल वाली है, जहां पर गवर्नमेंट परमिशन के बिना टिकट्स का खरीदा बेचा जा रहा है, तो वहां पर उसके कोलैटरल ट्रांजैक्शंस वगैरह भी सब इलीगल हो जाएंगे बेस्ड ऑन सेक्शन 294A ऑफ इंडियन पीनल कोड। आप बस ये याद रखें जो मैंने आपको बताया ऊपर ये। नेक्स्ट, crossword puzzles and competitions. Crossword puzzles in which prizes depend upon correspondence of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is like a lottery. Therefore वो भी wagering transaction माना जाता है। इसमें केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMD चमार बागवाला, which is 1957 case
In this case, crossword puzzle was given in the magazine. The above mentioned clause was stated in the magazine, and A solved his crossword puzzle and his solution corresponded previously with the previously prepared solution of the editor. Held this was a game of chance and therefore the lottery, and therefore this was a wagering transaction. लेकिन यूजुअली दूसरे प्रकार का भी क्रॉसवर्ड होता है. तो जो बाकी जो सिंपल गेम्स वाले जो क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, पिक्चर कॉम्पिटिशन्स हैं, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें प्राइजेस आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन स्किल एंड इंटेलिजेंस. दीज आर हेल्ड टू बी गेम्स ऑफ स्किल. Hence such competitions are valid. According to the Prize Competition Act, ये अब आ गई लाइन आपको जो रटनी है, लर्न करनी है. Prize Competition Act 1955 के हिसाब से prize competitions in games of skill are not wagers provided prize money does not exceed 1000. So if it does exceed 1000, then it will become void. If it does not exceed 1000, it is valid. नेक्स्ट स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस. शेयर मार्केट में जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं इंट्राडे सेटलमेंट से रिलेटेड, वो कह रहे हैं भाई क्या वो गैम्बलिंग है? हाँ जी, वो भी गैम्बलिंग ही लेके चलो, हेंस दे आर ऑल्सो वॉइड. लेकिन जहां पर आप शेयर मार्केट में करते हो सेबी के परमिशन के साथ स्टॉक एक्सचेंज में, वो वैलिड हो जाता है. तो लेकिन उनके अलावा कहीं पे भी कुछ और कर रहे हो विदाउट सेबी परमिशन, विदाउट शेयर स्टॉक एक्सचेंज परमिशन, देन इट इज गोइंग टू बिकम वॉइड. Next, horse race transactions में horse race competition with the prize payable to the bet winner is less than rupees 500 is a wager. But if it is more than 500, then it is not going to be a wager. So, section 30 is not applicable if the prize money is of 500 or above. अच्छा, greater than equal to 500 जो है वो valid है horse race transactions. नाउ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो देखकर लगते हैं वेजरिंग, लेकिन वो वेजरिंग है नहीं. ये आपको लिस्ट अलग से लर्न करनी है. चिट फंड ट्रांजैक्शंस वेजर में नहीं आते. सेकेंडली, शेयर मार्केट में जो आप इंट्राडे सेटलमेंट, इंटरडे सेटलमेंट शेयर मार्केट की परमिशन के साथ करते हो, वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है. गेम्स ऑफ स्किल, एथलेटिक कॉम्पिटिशंस, दीज आर ऑल्सो वैलिड. प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट का वो 1000 रुपया वाला याद रखना. Contract of insurance. Insurance contracts are not wagering transactions. They are contracts which are called contingent contracts. ये आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसको आप एक बार रीड करना. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हम अब नेक्स्ट चैप्टर में रिवाइज कर लेंगे.